अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, अपना लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर और वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हम बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अब कोई भी वीडियो लेक्चर मिस मत करिएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी में रहिएगा, सारे वीडियो देखना, तो आपका जेनेटिक्स जो है आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कई मैथमेटिकल पोर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो आज हम एक नई ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जेनेटिक्स। सबसे पहले अगर जो हम जेनेटिक्स की बात करें कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स को हम बोल सकते हैं इट इज काइनेटिक्स। ये क्या है? काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स ऑफ जीन। इसका मतलब जो जीन का मूवमेंट है, जो जीन ट्रांसफ़र होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये सारी चीज़ें मूवमेंट, उसकी मोशन आ गया जीन के अंदर, तो उसे बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ जीन। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझूं कि ये जेनेटिक्स होती क्या है, तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज branch of science which study या which deals about या with study of हेरिडिटी। इसमें हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं एंड वेरिएशन। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करें, उसे कहते हैं हम जेनेटिक्स। तो अब हम अगर ये जेनेटिक्स टर्म की बात करें, किसने दिया था ये टर्म? तो टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय बैटसन। ये ना बैटसन ने दिया था, ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझता हूँ, पहले आपको बताता हूँ हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। पहले हम इसकी बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ हम लिखते हैं हेरिडिटी और साथ में हम समझते हैं वेरिएशन। तो देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या है। हेरिडिटी की अगर मैं बात करूंगा तो हेरिडिटी, तो इसमें क्या होता है, हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जीन्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर मैं यही बोल सकता हूँ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कैरेक्टर्स का, इंफॉर्मेशन का, जीन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, ये क्या है? ये है हेरिडिटी। अब वेरिएशन क्या है? जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंज होगा, अपने पेरेंट्स के मुकाबले उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये क्या है? वेरिएशन का मतलब है दीज आर द
These are the changes from in offspring from its पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कुछ चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं। एग्जैक्ट तो सेम नहीं होता, उसमें कुछ वेरिएशन देखा जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको। अब जो वेरिएशन है किस वजह से आ रहा है, तो देखिए दीज चेंजेस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं चेंजेस। और क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जो क्रॉसिंग ओवर ये कब होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर एट पैकाइटीन स्टेज ऑफ मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के टाइम पर पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको। हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, क्लियर हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो क्वेश्चन कई बार हो सकता है पूछे जाए आपसे। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखो। अगर हम हेरिडिटी की बात करें और हेरिडिटी का फिजिकल बेसिस देखें कि हेरिडिटी किस वजह से हो रही है, फिजिकल बेसिस क्या है, तो हेरिडिटी का फिजिकल बेसिस है जीन। ठीक है, क्योंकि जीन ही कैरेक्टर को लेके जाएगा और जीन किसका पार्ट है, डीएनए का। तो अगर जो मैं केमिकल बेसिस की बात करूंगा कि हेरिडिटी का केमिकल बेसिस क्या है, तो आप बोलोगे डीएनए। ठीक है, तो वही पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वो क्या है, फिजिकल बेसिस है हेरिडिटी का जीन। और अगर जो मैं ये समझूं दी केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का केमिकल बेसिस क्या है, तो इसका जो केमिकल बेसिस है वो है जीन, वो है, सॉरी जीन कह रहा हूँ, डीएनए। ठीक है, केमिकल बेसिस है इसका डीएनए। इसके बाद थर्ड पॉइंट का अगर हम समझें इसमें, तो वो ये है कि लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और लाइफ का जो फिजिकल बेसिस है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लाइफ का फिजिकल बेसिस है। समझ में आ गई बात है ये। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो आप बोलोगे जीन। केमिकल क्या है, तो डीएनए। लाइफ का क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्लियर हो गई ना ये बातें। अब देखो, अब अगर हम कुछ और पॉइंट यहाँ समझते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है, जैसे आपसे पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप लिखोगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो पता है ये तो सबको, ग्रीगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रीगर जोहान
मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके बाद एक और पॉइंट देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन ना पूछे गए हैं। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं बेटसन, BATESON, जिन्होंने टर्म दिया था ना जी जेनेटिक्स, यही हैं। और एक लास्ट पॉइंट और देखिए, पॉइंट नंबर 6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्हें शॉर्ट में ना, शॉर्ट में इन्हें TH मॉर्गन भी बोलते हैं। इसके हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मॉर्गन के, ड्रोसोफिला पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने शुरू करा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है हमने बता दिया, काइनेटिक्स ऑफ जीन होता है। क्या है ये? इसमें हम साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी का मतलब बताया फिर आपको क्या होता है कि कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, इसको बोलेंगे हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होगा कि जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ऑफस्प्रिंग में कुछ वेरिएशन होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को वेरिएशन बोलेंगे। और वो चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? वो चेंजेस आते हैं आपके क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो कि पैकाइडिन स्टेज में होती है। जेनेटिक्स टर्म बेटसन ने दिया। फिर हमने देखा कि भैया फिजिकल बेसिस क्या है? जीन है हेरिडिटी का। केमिकल क्या है? DNA है। लाइफ का फिजिकल क्या है? प्रोटोप्लाज्म। फादर जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगर जोहान मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी अब। तो ये तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया इसका। अब हम आगे बात करते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है? तो नोट करिए आप इसको। अच्छा एक बात और, एक ना किसी बच्चे ने एक मुझे क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप, मैं उसमें व्हाट्सएप कह रहा हूँ यूट्यूब पे कमेंट में एक क्वेश्चन आया है। ये किसी शत्रुघ्न स्टूडेंट का है, नाम वहाँ पर उसने शो किया था। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि इन विवो का एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं कि इन विवो क्या होता है। तो इन विवो का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन लिविंग कंडीशन में कराया जाए। लिविंग कंडीशन का मतलब जब बॉडी के अंदर होगा। तो अगर जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलेंगे इन विवो। और इन विवो में आपका आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है? तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही अपने जो डाउट्स है वो पूछते रहें, ज़रूर पूछें अपने डाउट्स, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। देखो एक ही इसमें चीज़ है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, तब आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आपने पढ़ा खूब लेकिन कंसेप्ट तैयार नहीं है कोई, फिर पढ़ा फिर भूल गए, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो डिटेल में करें, अच्छे से करें, ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कितना डिटेल में जाना है ये नहीं पता होता बच्चे को, तो कितना डिटेल में जाना है? तो भैया इतना डिटेल में जाना है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना डिटेल में जाइए, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, और क्वेश्चन आपसे सारे लगेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आप ही लोग कर सकते हैं। देखिए आगे जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में हमारे पास में 3 एरा आते हैं। जेनेटिक्स हैज़ 3 एरास। इसमें 3 एरा हैं। और जेनेटिक्स में जो फर्स्ट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है? तो इसमें 3 एरा आते हैं। कौन कौन से एरा हैं जेनेटिक्स में? पहला है नंबर 1
प्री मेंडलिज्म, मेंडल से पहले का टाइम था। नंबर 2 है मेंडलिज्म, मेंडल का टाइम पीरियड। और नंबर 3 है पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये 3 एरा में पूरी जेनेटिक्स डिवाइड हुई है। तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे प्री मेंडलिज्म। तो देखिए पहले हम बात करते हैं नंबर 1 प्री मेंडलिज्म। तो देखिए प्री मेंडलिज्म की बात करें तो ये है क्या, इट इज द टाइम पीरियड बिफोर मेंडल, ये मेंडल से पहले का टाइम पीरियड था। तो इस टाइम में साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरी दी। इन दिस पीरियड many theories were given which are called, इन सबको क्या बोला गया, which are called, सारी थ्योरियों को मिला के बोला गया theories of blending inheritance, या फिर इसको बोला गया थ्योरीज ऑफ प्री मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म। ठीक है, अब देखो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। इसको थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों बोला गया, इसके पीछे एक रीज़न है। तो हम अब यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों बोला गया इसको, देखो these theories are called blending inheritance। क्यों बोला गया, because the offspring produce contain substances which are equally contributed from both parents। इसलिए बोला गया इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग आया ना उसमें मिक्सिंग हुई है, उसमें जितना सब्सटेंस पेरेंट से आया है उतना ही सब्सटेंस फीमेल से आया है, दोनों के सब्सटेंस मिल गए और नया ऑफ स्प्रिंग आ गया। अब इसमें ना बहुत ही मतलब वैसी थ्योरी दी जाएंगी जिनका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही अनलॉजिकल थ्योरी इसमें दी गई हैं, तो वो सारी थ्योरी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में, जिसे हम ऐसे कर देते हैं ए फर्स्ट, पहली थ्योरी जो है वो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी। देखो मॉइस्ट वेपर थ्योरी की अगर हम बात करेंगे
तो ये जो मॉइस्ट वेपर थ्योरी है, इसमें ये बताया गया कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, उस ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, कोइटस के टाइम पर जब मेल फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो कोइटस के टाइम पर धुआं निकलेगा मेल फीमेल से, और वो धुआं मिल जाएगा, और उस धुएं के मिलने से नए बेबी का बर्थ हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, ये किसने दिया था सबसे पहले, गिवन बाय पाइथागोरस, जो साइंटिस्ट है ना मैथमेटिक्स के, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, उन्होंने दी है थ्योरी। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, हमें ना वैसे पूरी बातें तो इसमें याद नहीं रखनी है, बस थ्योरी और उसका नाम याद रखना है। मैं मॉइस्ट वेपर थ्योरी में क्या बताया गया था, इसमें बताया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग कोइटस वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम मेल एंड फीमेल बॉडी which combine to give न्यू ऑफ स्प्रिंग। जैसे कम्बिनेशन से फिर ऑफ स्प्रिंग आ गई। तो देखो ना, ये कहते हैं धुएं से बच्चे बनते हैं। तो ये पहली थ्योरी हुई मॉइस्ट वेपर थ्योरी। आप इसे नोट करें, फिर हम सेकंड थ्योरी की तरफ चलते हैं। डन। देखिए सेकंड थ्योरी क्या कहती है। सेकंड जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में नंबर बी, वो कहता है फ्लूइड थ्योरी। और ये किसने दिया, गिवन बाय MP डॉकलस ने दिया है। जैसे इसने बताया ना वेपर प्रोड्यूस होता है, इसने कहा कोइटस के टाइम पे लिक्विड फ्लूइड पानी निकलता है, पसीना टपकता है मेल फीमेल से, और वो पसीना मिल जाता है और उससे नया ऑफ स्प्रिंग आ जाता है। तो इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्लूइड प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स ड्यूरिंग कोइटस विच मिक्स, जो कि मिक्स होगा और क्या बनाएगा, मिक्स टू गिव ऑफ स्प्रिंग। इसके मिक्स होने से ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद और तीसरी थ्योरी, थर्ड थ्योरी जो है ये है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ये तो एक बहुत महान साइंटिस्ट ने दी थी, और ये यकीन नहीं हो सकता कि इतना महान साइंटिस्ट भी ऐसी बात कर सकता है। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी दिया था गिवन बाय एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल ने दिया, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी इन्होंने दिया। और इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे देखो, जैसे ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये है फीमेल, ये है मेल। कोइटस के टाइम पे मेल से आएगा ब्लड और फीमेल से आएगा ब्लड। मेल से जो ब्लड आ रहा है उसे बोलेंगे प्योर ब्लड। फ्रॉम मेल प्योर ब्लड आया, और फ्रॉम फीमेल, फीमेल से आया
इम्प्योर ब्लड, ठीक है, ये हुआ इम्प्योर ब्लड, और मेल से ये आया प्योर ब्लड। ये दोनों ब्लड क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और इससे क्या आ गया, ऑफ स्प्रिंग आ गया। मान लो जो ऑफ स्प्रिंग आया वो एक लड़की आई, गर्ल आ गई, और इस गर्ल के अंदर भी क्या है, इसके अंदर जो ब्लड होगा, इनिशियली दोनों ब्लड रहेंगे, तो इट हैज़ बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये, एज इट मैच्योर, जैसे ही ये मैच्योर होती है, जब ये मैच्योर हुई तो गर्ल हैज ओनली प्योर ब्लड, तो उसके अंदर सिर्फ प्योर ब्लड ही रह जाता है, जो कि पेरेंट से, मेल से आया था, पैटर्नल कंपोनेंट से या फादर से आया था, तो यही रह गया। फिर ना इस लड़की की शादी होगी किसी मेल से हुई, तो फिर कोइटस जब होगा, नया उसमें आएगा, तो क्या होगा, फिर वो मेल से तो प्योर ब्लड आएगा, फीमेल से इम्प्योर ब्लड आएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इसकी थ्योरी गलत की साबित हो गई। देखो, इसने बताया कि कोइटस के टाइम पे फादर से तो प्योर ब्लड आता है, मदर से इम्प्योर ब्लड आता है, दोनों ब्लड मिलते हैं और इनके मिलने से बनता है ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इतनी बात। यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो आएगा उसमें दोनों ब्लड होंगे, प्योर भी इम्प्योर भी। हम ये मान लेते हैं वो ऑफ स्प्रिंग लड़की हुई तो उसके अंदर दोनों ब्लड होंगे, प्योर इम्प्योर। लेकिन जब वो ये कहते हैं जब ऑफ स्प्रिंग बड़ा होगा ना, मैच्योर होगा, तो उसमें सिर्फ प्योर ब्लड रह जाता है, इम्प्योर खत्म हो जाता है। कोई भी ऑफ स्प्रिंग हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ उसमें प्योर ब्लड रह जाएगा। इम्प्योर ब्लड जो गंदा खून होता है ना, वो खत्म हो जाता है। लेकिन अब एक बात सुनिए, जब इस लड़की की शादी होगी किसी मेल के साथ, तो इसकी बॉडी में तो भाई बड़े होने के बाद इसकी बॉडी में तो इम्प्योर ब्लड है ही नहीं। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो फिर से फीमेल से इम्प्योर ब्लड आएगा और मदर से प्योर ब्लड आएगा। तो जब इसके पास प्योर ब्लड बचा ही, इम्प्योर ब्लड बचा ही नहीं, तो अब कहाँ से आएगा। तो ये जो है थ्योरी ऐसी ही है, ये फेल हो गई थी, ठीक है। इसमें इसी वजह से ये सारी थ्योरी, मतलब ये भी फेल हो गई, ये भी फेल, इतनी मान्य नहीं हुई। ये सब मेंडल से पहले की बातें हैं, जिसके जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। तो ये 3 थ्योरियाँ हमने पढ़ ली, आप इन्हें नोट करें। इसके बाद हम 4th थ्योरी की तरफ चलेंगे। डन। देखिए, अब हम जरा 4th थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो 3 थ्योरी हमने पढ़ ली ना, अब 4थी थ्योरी जो है ये है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एनकेसमेंट थ्योरी। 4th है नंबर डी, एनकेसमेंट थ्योरी। देखो, एनकेसमेंट थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले दिया किसने था ये देख लेते हैं। गिवन बाय, जो एनकेसमेंट थ्योरी है ये कहती क्या है उसको समझते हैं, फिर मैं स्टैंड का नाम बताता हूँ। देखो, जैसे ना ये ह्यूमन बॉडी है मान लीजिए, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में एक ही ऐसे बॉक्स है, मतलब ये छोटी फॉर्म है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ही ऑफ स्प्रिंग होता है ऐसे, और इसके अंदर एक ऑफ स्प्रिंग होगा ऐसे, इसके अंदर एक ऑफ स्प्रिंग होगा ऐसे, इसके अंदर भी एक ऑफ स्प्रिंग होगा, इसके अंदर भी एक होगा, इसके अंदर भी एक होगा, इसके अंदर भी। मतलब इसमें ये कहता है एनकेसमेंट थ्योरी कि इसमें ना ऑफ स्प्रिंग के, मतलब एक बॉडी के अंदर हर किसी इंडिविजुअल में एक ऑफ स्प्रिंग होता है, एक मिनिएचर फॉर्म होती है, एक स्मॉल फॉर्म होती है जो बर्थ लेती है, उसी ऑफ स्प्रिंग से निकलती है, ठीक है। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर एक ऑफ स्प्रिंग होगा,
उसके अंदर एक ऑफ स्प्रिंग होगा, उसके अंदर जैसे चाइना बॉक्स होता है ना, बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, इस तरीके से, वैसे ही ये बताता है एनकेसमेंट थ्योरी। और तो इसमें क्या बोला गया एनकेसमेंट थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every individual has an मिनिएचर फॉर्म। हर एक इंडिविजुअल में एक मिनिएचर फॉर्म होती है, एक स्मॉल फॉर्म होती है, विच गिव्स अ न्यू ऑफ स्प्रिंग, जो एक नए ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देती है। और ये थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था बैरेंटन ने दिया था ये, ठीक है। इसका नाम ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल कंफर्म कर दूंगा, बैरेंटन ने ही दिया था ये, ठीक है। तो इसका नाम मैं आपको कंफर्म करूंगा, बैरेंटन है या कुछ और है, अभी थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड से, याद, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंफर्म करेंगे। वैसे बैरेंटन है, ठीक है। एनकेसमेंट थ्योरी हो गया। तो आज हमने ये 4 थ्योरी कवर कर ली, ठीक है। अब आगे की जो थ्योरीज आएंगी ना, इसमें अभी 3-4 थ्योरीज में और हैं, तो वो एनकेसमेंट थ्योरी पर ही बेस्ड होंगी। 2-3 थ्योरी तो एनकेसमेंट इसी पर बेस्ड हैं, 4 थ्योरी हमें और पढ़नी है, फिर हमारा प्री मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा। तो आज तक हमने ये पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा जेनेटिक्स का, क्या होता है, किसने टर्म दी थी, फादर जेनेटिक्स कौन है, ये सारी चीज़ें देखी हमने। फिर हमने देखा इसमें 3 एरा हैं, प्री मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है। प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। और हमने शुरू करा प्री मेंडलिज्म, जिसमें हमने कई सारी थ्योरीज देखी। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इंडेक्स देखा, ब्लेंडिंग क्या होता है वो बताया, और फिर ये थ्योरीज क्या क्या कहती हैं वो सब बता दिया हमने। टोटल हमने आज 4 थ्योरी पढ़ी। आपको क्या करना है, जो हमने फर्स्ट 3 थ्योरी पढ़ी हैं उसमें थ्योरी का नाम और साइंटिस्ट का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू सो मच।